गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सीसीए ऑनलाइन एजुकेशन चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम क्लास 12th की एग्रीकल्चर की जो केमिस्ट्री है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। 12th क्लास की जो एग्रीकल्चर की केमिस्ट्री है उसको टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अपन 12th क्लास में जो केमिस्ट्री है उसमें सिलेबस क्या है, केमिस्ट्री क्या है, उसके बारे में अपन बात करें। तो सबसे पहले बेटा अपन बात करते हैं केमिस्ट्री वाला जो पोर्शन है आपके, उस केमिस्ट्री के कई ब्रांचेज हैं, कई शाखाएं हैं। उन शाखाओं की अगर हम बात करें तो आपके पहली शाखा जो है वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके अलावा होती है आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री होती है, डेली यूज केमिस्ट्री होती है, सॉइल केमिस्ट्री होती है, बायोकेमिस्ट्री होती है, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री होती है, डेयरी केमिस्ट्री होती है, ये कुछ केमिस्ट्री की ब्रांचेज हैं। इसके बारे में हम बात करें तो अपने ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल और ये डेली केमिस्ट्री, ये जो चार केमिस्ट्री की जो ब्रांचेज हैं उनके बारे में आपने 11th क्लास की जो केमिस्ट्री की बुक है एग्रीकल्चर वालों की, उसमें अपन ने इनके बारे में कुछ लेसन्स जो हैं वो 11th क्लास की एग्रीकल्चर की केमिस्ट्री में पढ़े हैं। ये जो बाकी की केमिस्ट्री है वैसे तो और भी ब्रांचेज होती हैं, लेकिन 11th और 12th की जो केमिस्ट्री की जो बुक्स हैं उनमें जो चैप्टर्स हैं उन चैप्टर के आधार पे अगर हम देखें तो ये कुछ ब्रांचेज हैं जिनके एक एक दो दो चैप्टर आपके बुक्स में हैं। ये आपके 11th क्लास के अंदर है और ये जो मैटर है ये मैटर आपके 12th एजी की जो केमिस्ट्री है उसके अंदर है। ज्यादातर आपका जो पोर्शन है केमिस्ट्री का वो लगभग हाफ से भी ज्यादा 50% से ज्यादा जो आपका सिलेबस है वो सॉइल केमिस्ट्री में से है। आपके कुल लेसन है 12th के अंदर 12 लेसन है, उसमें से लगभग 6-7 के लगभग जो आपके लेसन है ये लेसन आपके सॉइल केमिस्ट्री के हैं। 2 के लगभग आपके बायोकेमिस्ट्री से हैं। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के 2 चैप्टर हैं और डेयरी केमिस्ट्री का जो है वो आपके 1 चैप्टर है। कुल मिलाके अपने को 12th एजी की जो केमिस्ट्री है उसमें इन 4 केमिस्ट्री की ब्रांचेस से सिलेबस मिलने वाला है और ज्यादातर जो सिलेबस है वो सॉइल केमिस्ट्री वाला है। 12th क्लास की एग्रीकल्चर की जो केमिस्ट्री है वो बिल्कुल 11th क्लास की एग्रीकल्चर की केमिस्ट्री से बिल्कुल अलग है, क्योंकि आप एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं और एग्रीकल्चर के स्टूडेंट होने के कारण आपकी जो केमिस्ट्री की बुक है उसमें सॉइल केमिस्ट्री का जो पार्ट है वो ज्यादा रखा गया है। तो आज हम 12th की जो सॉइल केमिस्ट्री वाला पोर्शन है उसमें से एक चैप्टर है सॉइल रिएक्शन, मृदा अभिक्रिया, उस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं अपन। फिर धीरे धीरे करते हुए अपन जो केमिस्ट्री की बाकी लेसन है, बाकी ब्रांचेजों में से उपस्थित जो लेसन है सिलेबस है अपने, उनके बारे में स्टार्ट करेंगे। आज अपन सॉइल केमिस्ट्री का एक चैप्टर है सॉइल रिएक्शन। मृदा अभिक्रिया। सॉइल रिएक्शन, मृदा अभिक्रिया की अगर हम बात करें तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि अपने जो मृदा होती है
उस मृदा के अंदर कई प्रकार के आयंस पाए जाते हैं। कई प्रकार के जो आयंस होते हैं वो मृदा के अंदर पाए जाते हैं। जनरली अपन यहां पे बात करें तो उसमें एक H+ आयन हो सकता है, एक OH- आयन हो सकता है। और भी आयन होते हैं लेकिन अपन केवल इन दो की बात कर रहे हैं, H+ आयन और OH- आयन। मृदा में H+ आयन की जो उपस्थिति होती है वो मृदा में अम्लता को बढ़ाती है। मृदा की अम्लता H+ आयन की उपस्थिति के कारण बढ़ती है और जो OH- आयन होते हैं ये मृदा में क्षारीयता को बढ़ाते हैं। मृदा की अम्लता H+ आयन से बढ़ती है और OH- जो होता है वो मृदा की क्षारीयता को बढ़ाते हैं। अब यहां पे अपन ये देखें कि मृदा के अंदर मृदा की अम्लता और क्षारीयता, या तीसरा आता है अपने उदासीनता। जो मृदा की अम्लता या क्षारीयता या उदासीनता से संबंधित जो क्रियाएं होती हैं उस क्रिया को अपन बोलते हैं मृदा अभिक्रिया। मृदा की अम्लता, क्षारीयता या उदासीनता से संबंधित जो क्रिया होती है उसको बोलते हैं मृदा अभिक्रिया। सरल शब्दों में हम बात करें तो जो इसकी डेफिनेशन होगी, जो इसकी परिभाषा होगी मृदा अभिक्रिया की, उसको अगर हम लिखें यहां पे तो वो ये होगी कि मृदा अभिक्रिया का अभिप्राय मृदा अभिक्रिया का अभिप्राय मृदा की अम्लता, क्षारीयता व उदासीनता से होता है। मृदा अभिक्रिया का तात्पर्य मृदा की अम्लीयता, मृदा की क्षारीयता या मृदा की उदासीनता से होता है। ये डेफिनेशन है आपकी किसकी? मृदा अभिक्रिया की। अब हम बात करते हैं कि जो मृदा होती है उसमें केवल H+ आयन या OH- आयन तो होते नहीं है, बहुत से और भी आयन होते हैं जिनके बारे में यदि हम बात करें तो जनरली H+ आयन, या फिर इसमें होता है NO3-2 नाइट्रेट होता है, SO4-2 सल्फेट होता है। ये कुछ जो आयन होते हैं ये आयन मृदा में अम्लता बढ़ाते हैं। ये जो आयन होते हैं ये मृदा में अम्लता बढ़ाते हैं। कहने का मतलब यदि मृदा में ये आयन उपस्थित होते हैं तो मृदा की अम्लता बढ़ जाती है। अब ये होता क्या है कि जो अपने मृदा विलयन होता है या मृदा जो कोलाइड होता है उस मृदा कोलाइड के चारों तरफ ये जो आयन होते हैं ये उपस्थित होते हैं। अगर हम मान लें कि H+ आयन है, कुछ मात्रा में NO3- है, SO4- है, ऐसे आयन उपस्थित है। अगर केवल यही आयन उपस्थित होते हैं मृदा कोलाइड के ऊपर तो वो मृदा अम्लीय प्रकृति की होती है। यदि मृदा में OH- आयन, Na+, K+, Ca+2 या फिर Mg+2 ये आयन उपस्थित होते हैं तो जो मृदा होती है वो मृदा क्षारीय प्रकृति की हो जाती है। मृदा में ये जो आयन होते हैं वो क्षारीयता बढ़ाते हैं। मृदा में OH- आयन, Na+, K+, Ca+2 और मैग्नीशियम प्लस, अगर ये आयन उपस्थित होते हैं तो मृदा क्षारीय प्रकृति की हो जाती है। अगर अपन बात करें कि जो मृदा है वो कोलाइड है, उस मृदा कोलाइड के चारों तरफ Na+ है, K+ है, OH- है, Mg+2 है, इनमें से कोई एक भी हो सकता है या सारे भी हो सकते हैं, तो ऐसी जो मृदा होती है वो मृदा क्षारीय मृदा कहलाती है। और यदि NO3- H+ या फिर SO4- आयन उपस्थित होते हैं तो ऐसी जो मृदा होती है वो अम्लीय मृदा कहलाती है। तीसरी प्रकार की जो मृदा होती है वो होती है आपके उदासीन।
उदासीन मृदा उस स्थिति में होगी जब मृदा कोलाइड के ऊपर ये अम्लता वाले आयन और क्षारीयता वाले आयन दोनों आयन समान मात्रा में समान सांद्रता में उपस्थित होते हैं, तो इस स्थिति के अंदर जो मृदा होती है वो उदासीन प्रकृति की मृदा हो जाती है। तो इस प्रकार से अपन ने देखा कि यहाँ पे ये आयन जो है ये अम्लता को बढ़ाते हैं, ये आयन है वो क्षारीयता को बढ़ाते हैं, और यदि ये दोनों आयन उपस्थित संतुलित अवस्था में मृदा में पाए जाते हैं तो ये आयन उदासीन मृदा का निर्माण करते हैं। इससे आगे का अपन टॉपिक स्टार्ट करें तो आगे आपके हैं जल का आयनिक गुणनफल। जल का आयनिक गुणनफल। देखो ये क्या होता है, जल का आयनिक गुणनफल होता क्या है कि आपके जो जल होता है, यदि ये जल डिस्टिल वाटर है जिसकी pH 7 है, तो ऐसी स्थिति में जो आपके जल होता है उदासीन होता है और ये जल कुचालक होता है, इसमें किसी प्रकार की विद्युत धारा का प्रभाव नहीं होता है। लेकिन यदि हम इस जल में आंशिक रूप से अम्ल या क्षार डाल देते हैं तो ये आयनिक हो जाता है और इस स्थिति में जो जल होता है उसका विघटन हो जाता है। बाकी जो डिस्टिल वाटर है उसका विघटन नहीं होता है और ना ही वो विद्युत का चालक होता है, क्योंकि वो आयन बनते नहीं है और आयन नहीं बनने के कारण वो विद्युत का चालक भी नहीं होता है। तो अपन देखते हैं कि जो जल है H2O है अपने पास, ये जो जल है यदि ये अपन कौन सा लेके चलते हैं, आंशिक अम्लीय या आंशिक क्षारीय, इस जल का होता है अपघटन, विद्युत अपघटन के माध्यम से जल का अपघटन होता है। तो ये H+ और OH- में बदल जाता है। इसका आयनन होता है, जल का होता है आयनन। जल के आयनन के परिणाम स्वरूप ये H+ और OH- में बदलता है। अब यहां पर हम इस रिएक्शन पर द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम लागू करें तो देखो, द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम लागू करने पर, द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम लागू करने पर यहां पे ये तो अभिकारक हो गया, ये उत्पाद हो गया, तो एक स्थिरांक आता है। ये जो स्थिरांक होता है वो स्थिरांक बराबर होता है किसके, वो निकल के आता है उत्पाद की सांद्रता। उत्पाद यहाँ पे H+ और OH- है, तो ये सांद्रता के लिए बड़ा ब्रैकेट लगाते हैं, उसके अंदर उसकी जो आयन है उसकी प्रतीक लिख देते हैं। तो H+ आयन की सांद्रता और OH और बन रहा है, तो यहाँ भी OH लिख के अपन क्या करते हैं, इसके ऊपर बड़े ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। H+ आयन की सांद्रता, OH- आयन की सांद्रता, यहाँ पे दो क्या बन रहे हैं, उत्पाद बन रहे हैं, इसलिए अपन ने यहाँ रख दिया। उसके नीचे लिखते हैं अभिकारक की बटे हुए अभिकारक की सांद्रता। यह हो गया आपके जल की सांद्रता। ये स्थिरांक है जिसको अपन K से प्रदर्शित कर सकते हैं। K बराबर होगा आपके H+ आयन की सांद्रता बटे हुए OH- आयन की सांद्रता बटे हुए H2। अगर हम इसको आगे सोल्व करते हैं तो ये हो जाता है कि H2O बराबर H+ आयन की सांद्रता और ये होता है OH- आयन की सांद्रता। अब यहां पे ये जो है इसके लिए अपन एक प्रतीक काम में लेते हैं, ये होता है KH2 जो कांस्टेंट है अभिकारक की सांद्रता के साथ, उसको लिखते हैं KW से, और ये जो KW होता है उसको अपन बोलते हैं जल का आयनिक गुणनफल। यह होता है जल का आयनिक
गुणनफल। यहां पे अपन लिख देते हैं कि W बराबर H प्लस आयन की सांद्रता बटे हुए OH माइनस आयन की सांद्रता। अब यहां से अपने जल का जो आयनिक गुणनफल है उस आयनिक गुणनफल की परिभाषा निकल के आती है यहां से। अब मैं इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूं, यहां डेफिनेशन लिख रहा हूं जल के आयनिक गुणनफल की। किसी जल में उपस्थित H प्लस व OH माइनस आयन की सांद्रता का गुणनफल जल का आयनिक गुणनफल कहलाता है। कहने का मतलब किसी जल में उपस्थित H प्लस आयन व OH माइनस आयन की सांद्रता का जो गुणनफल होता है वही जल का आयनिक गुणनफल कहलाता है। अपने यहां पे निकल के आया है कि Kw बराबर होता है H प्लस की सांद्रता इंटू OH माइनस आयन की सांद्रता, और इससे अपनी डेफिनेशन निकल के आ रही है जल के आयनिक गुणनफल की कि किसी विलयन में उपस्थित H प्लस आयन व OH माइनस आयन की सांद्रता का जो गुणनफल होता है वही जल का आयनिक गुणनफल कहलाता है। यहां पर एक चीज और देखते हैं कि जो जल का आयनिक गुणनफल होता है Kw बराबर H प्लस की सांद्रता इंटू OH माइनस आयन की सांद्रता, उसको आगे अगर हम देखें यहाँ पे तो Kw बराबर H प्लस आयन की सांद्रता OH माइनस आयन की सांद्रता। अब जो प्रैक्टिकली मेथड है उस प्रैक्टिकली मेथड से 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, जो ताप है वो रूम टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो उस 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे अपन क्या करते हैं, जल का जब आयनिक गुणनफल निकालते हैं तो जल का आयनिक गुणनफल निकल के आता है 1 इंटू 10 की घात माइनस 14। ये होता है जल का आयनिक गुणनफल। किस स्थिति में, जब ताप का मान होता है 25 डिग्री सेल्सियस, इस टेम्परेचर के ऊपर, रूम टेम्परेचर के ऊपर जल का आयनिक गुणनफल ये निकल के आता है। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो Kw की वैल्यू निकल के आ रही है अपने 1 इंटू 10 की घात माइनस 14। अब हम बात करते हैं कि जो अपने जल है वो उदासीन प्रकृति का है, डिस्टिल वाटर है। जैसे कि मैंने शुरू में कहा आपको कि उदासीन जो डिस्टिल वाटर होता है उसमें आयन नहीं होते हैं और उस स्थिति में उसका विघटन भी नहीं होता है। अगर हम उसको लेके चले तो आपको इतना तो पता है कि जो H प्लस आयन होते हैं वो क्या करते हैं, अम्लता बढ़ाते हैं। H प्लस आयन क्या करते हैं, अम्लता बढ़ाते हैं, और OH माइनस जो होते हैं वो क्षारीयता बढ़ाते हैं। H प्लस आयन अम्लता बढ़ाते हैं और OH माइनस आयन जो होते हैं वो क्षारीयता बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे जो H प्लस आयन है और OH माइनस आयन है, यदि दोनों आयनों की मात्रा बराबर हो जाती है तो उस स्थिति के अंदर H प्लस बराबर अगर OH माइनस होता है तो ये क्या हो जाता है, उदासीन। तो हम यहां बात करें जल जो अपना है वो उदासीन प्रकृति का है। कब, जब वो डिस्टिल वाटर है। तो इसी स्थिति के अंदर H प्लस आयन की सांद्रता और OH माइनस आयन की सांद्रता, दोनों की सांद्रता बराबर होगी, और जब बराबर हो जाएगी तो वो जल कैसा हो जाएगा, उदासीन प्रकृति का हो जाएगा। तो 1 इंटू 10 की घात माइनस 7 जो है, यदि हम इसको बराबर बराबर दो भागों में बांटे तो ये निकल के आता है 1 इंटू 10 की घात माइनस 7 इंटू 1 इंटू 10 की घात माइनस 7। कहने का मतलब जो आपके उदासीन जल होता है उसमें H प्लस आयन की सांद्रता का मान 1 इंटू 10 की घात माइनस 7 होता है और OH माइनस आयन की सांद्रता का मान 1 इंटू 10 की घात माइनस 7 होता है। ठीक है, यहां तक ये हो गया आपके जल का आयनिक गुणनफल। अब हम बात करते हैं इससे आगे के टॉपिक की
ये ध्यान रखना, ये आगे काम में आएगा भी। इसके आगे का जो टॉपिक है वो है मृदा अम्लता। मृदा अम्लता। देखो बच्चों, मृदा अम्लता के बारे में हम बात करें उससे पहले हम बात करते हैं अम्लता की। अम्लता के बारे में सबसे पहले पता लगाया सोरेनसन नामक एक वैज्ञानिक थे। उनका पूरा नाम था SPL सोरेनसन। SPL सोरेनसन थे। उन्होंने 1909 में सबसे पहले अम्लता को प्रदर्शित करने के लिए एक शब्द का प्रयोग किया, जिस शब्द का नाम है pH। सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने 1909 में pH शब्द का प्रयोग किया, जो क्या करता है, मृदा की प्रकृति को बताता है, अम्लीयता, क्षारीयता या उदासीनता को बताता है। तो मृदा की प्रकृति को प्रदर्शित करने के लिए इस शब्द का प्रयोग किया गया सबसे पहले सोरेनसन के द्वारा। उन्होंने इसके बारे में बताया कि जो मृदा pH होती है, ये होता क्या एक्चुअली में, P का मतलब होता है पोटेंस, यहां पे P का मतलब होता है पोटेंस। ये आपके एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है शक्ति, पावर। और जो H है, H का मतलब होता है H प्लस आयन की सांद्रता, H प्लस आयन की सांद्रता। तो जो pH है वो बताता है H प्लस आयन की सांद्रता की शक्ति। pH बताएगा आपके H प्लस आयन की सांद्रता की शक्ति। pH के बारे में सबसे पहले सोरेनसन ने बताया और 1909 में बताया। उन्होंने ये कहा उस समय कि परिभाषित रूप से उन्होंने ये बताया कि किसी विलयन में उपस्थित H प्लस आयन की सांद्रता का ऋणात्मक जो लघुगणक होता है वो ही उस विलयन की pH होती है। किसी विलयन में उपस्थित H प्लस आयन की सांद्रता का ऋणात्मक जो लघुगणक होता है उसे ही pH कहते हैं। तो इसकी परिभाषा अगर हम लिखें तो किसी pH की डेफिनेशन लिख रहे हैं अपन यहां पे, किसी विलयन में उपस्थित H प्लस आयन की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक ही pH कहलाता है। इस परिभाषा से अपने को पता लगता है कि किसी विलयन में उपस्थित H प्लस आयन की जो सांद्रता होती है उस सांद्रता का जो ऋणात्मक लघुगणक होता है वो ही क्या कहलाता है, उसकी pH कहलाता है। अब यहां पर इसको एक तरीके से प्रदर्शित करें तो pH की वैल्यू जो आपके निकल के आती है वो pH होता है माइनस लोग ऋणात्मक लघुगणक, लोग हो गया, और H प्लस आयन की सांद्रता हो गई। तो आपके pH की वैल्यू निकल के आ रही है H प्लस आयन की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक। इसको अपन किससे प्रदर्शित करेंगे, pH से प्रदर्शित करेंगे। अब जो pH होता है वो pH किसी विलयन की अम्लता को प्रदर्शित करता है। किसी विलयन में कितनी अम्लता है वो उस pH के माध्यम से प्रदर्शित की जाती है। इसके अलावा एक और शब्द है जिसको बोलते हैं अपन pOH। pH के अलावा एक और शब्द है जिसको बोलते हैं pOH। अब pOH क्या होता है, pOH होता है किसी विलयन में उपस्थित OH माइनस आयन की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक होता है, उसे ही अपन क्या बोलते हैं, pOH। किसी विलयन में उपस्थित
OH माइनस आयन की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक क्या कहलाएगा? POH कहलाता है। इसको यदि हम फॉर्मूले के हिसाब से प्रदर्शित करें तो POH बराबर आएगा नेगेटिव लॉग OH माइनस आयन की सांद्रता। pH होता है ऋणात्मक लघुगणक होता है H प्लस आयन की सांद्रता का, और POH होता है ऋणात्मक लघुगणक OH माइनस आयन की सांद्रता का। यहां पे एक चीज ध्यान रखने की है कि किसी भी विलयन के लिए pH और POH दोनों का जो योग होता है वो निकल के आता है 14, और pH की जो वैल्यू होती है वो 0 से होती है 14 तक, और POH की जो वैल्यू होती है वो भी होती है 0 से 14 तक। pH और POH दोनों की वैल्यू कितनी होती है? 0 से 14 तक होती है, लेकिन दोनों का जो योग है वो 14 के बराबर होता है, 14 के बराबर होता है। कहने का मतलब अब मैं यहां लिख दूं pH प्लस POH बराबर होगा 14। किसी विलयन की pH का मान यदि ज्यादा होता है तो POH का मान कम हो जाएगा, और यदि POH का मान ज्यादा होता है तो pH का मान कम हो जाएगा, और इस प्रकार से दोनों का जो योग हुआ वो होगा 14। इसको अपन इस प्रकार से यदि हम देखें कि जो pH वैल्यू है किसी विलयन की यदि वो कम होगी तो उस विलयन की POH का मान बढ़ जाएगा, और यदि उसकी POH का वैल्यू ज्यादा होगी तो pH का मान कम हो जाएगा। कुल मिला के दोनों का जो योग है वो 14 होता है। अपन यहां देखें यदि किसी विलयन की pH और POH, यदि pH होती है 1 2 3, ये 14 तक हो गई, और तो उसकी POH का मान क्या होगा? POH का मान होगा अब इन दोनों का योग pH प्लस POH, इन दोनों का योग हर बार निकल के आएगा 14। इधर से लेके यहां तक सबका योग कितना आएगा? 14 ही आएगा। निकाल के देख लेना आप, क्योंकि किसी विलयन की pH का मान हमेशा pH और POH का योग कितना होता है? 14 ही होता है। pH किसी विलयन की अम्लता को बताती है, ध्यान रखना। pH क्या बताती है? किसी विलयन की अम्लता की मात्रा, और जो POH होता है वो बताता है किसी विलयन की क्षारीयता की मात्रा। pH और POH है, इसके माध्यम से हम मृदा की अम्लता या फिर जो क्षारीयता है उसका पता लगाते हैं अपन। इसके आगे अपन पढ़ेंगे pH स्केल। अगला जो टॉपिक होगा वो अपना होगा pH स्केल। ये जो टॉपिक है वो अपन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज क्लास यहीं तक रहेगी। जो विद्यार्थी, शायद ये आपकी फर्स्ट क्लास है एग्रीकल्चर की, तो जो विद्यार्थी अभी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और यदि किसी प्रकार की कोई समस्या है, कोई पढ़ाई संबंधी समस्या है, टॉपिक से रिलेटेड समस्या है, तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे, जिससे हम उनकी समस्याओं का समाधान कर सकें। थैंक यू।